तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमें पढ़ना है 3 टाइप के सिस्टम। पहला है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा है नेचुरल सिस्टम, तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम है वो दिया किसने था? वो दिया गया था लीनियस के द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा। ठीक है, किस चीज पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो आप देख कर बता सकते हो उस कैरेक्टर के ऊपर ये बेस्ड था। ठीक है, एंड वो भी क्या है? किसी भी प्लांट का कलर, शेप, नंबर एंड साइज, इनके बेसिस पे जो आपके लीनियस थे इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई करा था। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या था? आर्टिफिशियल सिस्टम का ड्रॉबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 ड्रॉबैक है। पहला, इन्होंने रिलेटेड स्पीसीज को अलग अलग कर दिया था। जो पास पास के स्पीसीज होती थी ना, जो एक ही ग्रुप की स्पीसीज है, उनको उठा के इन्होंने अलग अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से ये पहला ड्रॉबैक बना। एंड सेकेंड है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल वेटेज, यानी जो लीनियस थे इन्होंने वेजिटेटिव को और रिप्रोडक्टिव को दोनों को ही इक्वल वेटेज का दे दिया था, दोनों को ही इक्वल वेटेज दिया था। यानी इनके हिसाब से वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। बट एक्चुअली में जो रिप्रोडक्टिव है, यानी आपका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कि बार बार एनवायरनमेंट की वजह से वो चेंज नहीं होते। जबकि आपके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वो बहुत इजीली अफेक्ट हो सकते हैं एनवायरनमेंट या क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से। ठीक है, बात करते हैं अब नेचुरल सिस्टम की। तो नेचुरल सिस्टम जो है वो दिया गया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। ठीक है, ये आप याद रखना, ये पूछा जाता है कि कौन सा सिस्टम किस साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक, अब ये किस चीज के ऊपर बेस्ड था? तो इसका बेसिस क्या है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर लाइक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड अल्ट्रास्ट्रक्चर, यानी बाहर के कैरेक्टर भी देखे इन्होंने, साथ ही साथ अंदर के कैरेक्टर जो होते हैं कि केमिकल कैसा है, सेल क्या है, ठीक है, एम्ब्रियो कैसी बन रही है, उन सबको भी इन्होंने कंसीडर किया था। देन थर्ड सिस्टम अपना फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, जो दिया गया था RHB टेकर के द्वारा। ठीक है, सेकंड चैप्टर में बताया था मैंने आपको। ये होता क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, यानी कि क्या किसी ऑर्गेनिज्म का पहले के ऑर्गेनिज्म के साथ, जो मर चुके हैं उनके साथ, या आने वाले ऑर्गेनिज्म के साथ कोई रिश्ता है, वही आपका होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, देन ईच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव कॉमन एंसेस्टर, यानी इस थ्योरी का, इस सिस्टम का ऐसा मानना था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के कॉमन एंसेस्टर है, यानी कहीं ना कहीं 2 ग्रुप है तो वो किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से आए हैं। ठीक है, ये आपके सिस्टम थे, 3 टाइप के सिस्टम जो पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं टैक्सोनॉमी की। तो 3 टाइप की टैक्सोनॉमी आपको यहां पढ़नी है जनरली। पहला है आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कुछ और नहीं है, ये चीजें क्या करती है? आपके सारे के सारे कैरेक्टर को इंक्लूड करती है और आपके जो वेजिटेटिव है रिप्रोडक्टिव, इनको इक्वल वेटेज में रखती है। एंड लास्ट, ईच कैरेक्टर आर गिवन स्पेसिफिक कोड्स प्लस माइनस 0 एंड अरेंज बाय कंप्यूटर। यानी कभी भी अगर सवाल आ जाए कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, तो आपको लिखना यह है कि आपके जितने भी कैरेक्टर होते हैं उन सबको एक कोड असाइन किया जाता है। और आप जानते हो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज ही बाइनरी है, यानी 0 1 या ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरीके का आप कोड देते हो हर एक कैरेक्टर को। देन अब बात करते हैं कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है। तो कीमोटैक्सोनॉमी बेस्ड होता है केमिकल के ऊपर, वो भी किसका केमिकल? प्लांट का केमिकल, लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। देन आपका आता है साइटोटैक्सोनॉमी। अब साइटोटैक्सोनॉमी क्या है? ये है आपका साइटोलॉजिकल फीचर के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे कि आप बात कर लेते हो क्रोमोसोम के नंबर की, स्ट्रक्चर की, बिहेवियर की, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की, इनके ऊपर आपका साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड होता है। क्लियर है? अब प्लांट को क्या करा जाता है? 2 ग्रुप में क्लासिफाई करा जाता है इस चैप्टर के अंदर जो आपको पढ़ने हैं। एक प्लांट ऐसे होते हैं जो मतलब जिनके पास सीड होती है, यानी जो सीड को बेयर करते हैं, यानी बनाते हैं, है ना। और एक ऐसे पौधे होते हैं जो सीड की फॉर्मेशन नहीं करवाते हैं। तो जो सीड की फॉर्मेशन नहीं करवाते हैं उन पौधों को अपन कहते हैं क्रिप्टोगेमी। ठीक है, और जो सीड की फॉर्मेशन करवाते हैं उनको कहा जाता है फेनेरोगेमी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो,
आपके क्रिप्टोगेमी के अंदर एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है। एंड वही फेनेरोगेमी की अगर बात करो तो इसका एग्जांपल आप देखो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जनरली सीड बेयरर होते हैं, ठीक है। इसके बारे में अपने को सबको पढ़ना ही है, सब कुछ पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। जो भी अभी है वो समझ लो। अभी स्टार्ट करते हैं एल्गी की। ये आपके बेसिक फीचर थे कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसने दिया था, कैसे दिया था, ड्रॉबैक क्या थे, फिर टैक्सोनॉमी कितने टाइप की होती है, टैक्सोनॉमी क्या क्या है, कैसे कैसे बेसिस पे वो क्लासिफाई करी गई है ना। अब बात करते हैं एल्गी की। मेन अपने जो प्लांट किंगडम के अंदर ग्रुप है वो यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्गी आपको पढ़ना है, एल्गी के बारे में कुछ बेसिक फीचर, देन डिफरेंस, इनके टाइप और एग्जांपल, है ना। सबसे पहले मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मतलब एल्गी का हैबिटेट एक्वेटिक है, वो भी फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर, ठीक है। देन इनके अंदर किसी टाइप का रूट नहीं होता, स्टेम नहीं होता एंड लीफ नहीं पाई जाती, ठीक है। यानी इनके अंदर थैलस नहीं होता है, क्लियर। ये अगर बात करूं तो एल्गी आपके यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। यूनिसेलुलर आपके दो टाइप के होते हैं, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लोरेला जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, याद रखना ये एग्जांपल। एंड जो क्लेमाइडोमोनास है वो आपका मोटाइल होता है, क्लियर, यानी वो चल सकता है। कॉलोनियल की बात करूं तो कॉलोनियल का एक ही एग्जांपल है जो कि है आपका वॉलवॉक्स, है ना, और ये भी आपका मोटाइल होता है। देन फिलामेंटस की बात करूं तो इसके अंदर आते हैं आपके स्पाइरोगायरा, यूरोथ्रिक्स एंड कारा। ये एग्जांपल आपको याद करने ही करने हैं, आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जांपल से पूछा ही जाएगा, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। वही बात करते हैं, देखो एल्गी की साइकिल, वैसे साइकिल वाला पार्ट कटा हुआ है, लेकिन फिर भी है ना पैराग्राफ जब आप पढ़ते हो एनसीईआरटी का तो वहां पे है ना पैराग्राफ में मिलता है, तो आपको देख के चलना है कि साइकिल कैसी मतलब बनने वाली है और क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको बताता हूँ किसी प्लांट की लाइफ साइकिल में दो फेज, दो स्टेज कंपलसरी आती ही आती है। उनमें से एक है गैमेटोफाइट और एक है आपका स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो गैमेटोफाइट है वो आपका हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉइड होता है, ठीक है। यानी गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्टेज है किसी भी प्लांट की और स्पोरोफाइट आपकी डिप्लॉइड स्टेज होती है, ठीक है। वहीं गैमेटोफाइट माइटोसिस करके गैमेट बनाता है और स्पोरोफाइट मियोसिस करके, क्योंकि 2n है ना और स्पोर आपके कैसे होते हैं, n होते हैं, तो ये मियोसिस करके स्पोर बनाता है, क्लियर। अब आपका गैमेटोफाइट से गैमेट बना तो गैमेट n का है, n होता है, और एक और n आके मिलेगा इससे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। गैमेट से गैमेट मिला तो फर्टिलाइजेशन हुआ, एंड फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपका जाइगोट बना। अब जाइगोट से अगर स्पोरोफाइट के पास जाएगा, ठीक है, जाइगोट से स्पोरोफाइट के पास जाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है कि दोनों स्टेज आनी है मतलब लाइफ साइकिल के अंदर। लेकिन एल्गी के केस में क्या होता है, स्पेशल है कि एल्गी के केस में ये जाइगोट ना बना, मतलब सॉरी, ये स्पोरोफाइट वाली लाइफ साइकिल को ना दिखाकर ये सीधा यहां से जंप कर जाता है स्पोर पे, यानी जाइगोट से सीधा स्पोर की फॉर्मेशन होती है एंड फिर स्पोर से सीधा गैमेटोफाइट, यानी ये साइकिल ऐसे चल रही होती है और ये वाला स्टेप कंसीडर नहीं होता एल्गी के अंदर, क्लियर। रिप्रोडक्शन देखते हैं एल्गी के अंदर, तो रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है वेजिटेटिव। तो एसेक्सुअल की अगर मैं बात करूं तो एसेक्सुअल आपका कैसे होगा, बाय स्पोर फॉर्मेशन, और उसमें भी आपको जूस्पोर याद रखना है, एप्लानोस्पोर याद रखना है, ये दो इंपॉर्टेंट है। देन सेक्सुअल की बात करूं तो सेक्सुअल के अंदर 3 आपको टाइप पढ़ने हैं, एक है आपका आइसोगैमस, एक है एनाइसोगैमस और एक है आपका ओगैमस। आप इसे आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी भी बोल सकते हो। आइसोगैमस कैसा होता है, इसके अंदर आपको 2 टाइप के सिमिलर गैमेट मिलेंगे, साइज में, हाइट में, हर तरीके से सेम होते हैं, ठीक है। अब एनाइसोगैमस की बात करूं तो इसमें ना फीमेल जो होती है वो लार्ज होती है और मोटाइल होती है, और मेल जो होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, ठीक है, एनाइसोगैमस में, यानी गैमेट का साइज डिफर कर सकता है। वही बात करें अगर oogamous की, तो oogamous के केस में फीमेल तो इधर बड़ी ही होगी एज लाइक एनाइसोगैमस, लेकिन यहाँ पे फीमेल जो है ना वो मोटाइल नहीं होती, लेकिन जो आपका मेल है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। वही बात करें वेजिटेटिव की, तो वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, क्लियर बच्चों। तो ये सारा कुछ आप नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे मेन एल्गी के डिफरेंस के बारे में, ठीक है, तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। तो चलिए बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्गी की, जिसके अंदर आपको 3 टाइप पढ़ने हैं एल्गी के। पहला पढ़ना है आपको ग्रीन एल्गी के बारे में, दूसरा पढ़ोगे आप ब्राउन एल्गी के बारे में, तीसरा है आपका
रेड एल्गी के बारे में, ठीक है। इनके इनके डिफरेंस के बीच में ना क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये नीट में भी देखने को मिल सकता है और उसी के साथ साथ आपको आपके बोर्ड में तो मतलब आपके 11th के पेपर में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्लोरोफाइसी होता है, ब्राउन का दूसरा नाम थियोफाइसी होता है एंड रेड का दूसरा नाम आपका रोडोफाइसी होता है। होप सो कि पता होगा। अब आपको देखना क्या है इनके बीच में डिफरेंसेस होने वाले हैं सेल वॉल के बेसिस पे, फ्लैजेला के बेसिस पे, पिगमेंट के बेसिस पे, स्टोरेज बॉडी के बेसिस पे एंड रिप्रोडक्शन के बेसिस पे आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखना है। तो सेल वॉल की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो सेल वॉल में आपको लेयर देखनी है, सबसे आउटर लेयर और इनर लेयर की बात करेंगे अपन। तो इनर लेयर जो होती है, इनर लेयर सभी की सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ओके। इनर लेयर चाहे ग्रीन की हो, ब्राउन की हो या रेड की हो, सभी की इनर लेयर बनी होती है सेलुलोज से। देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा, सेलुलोज, सेलुलोज एंड सेलुलोज, ठीक है। अब याद क्या रखना है, डिफरेंस याद रखना है। इसकी आउटर लेयर बनी होती है ग्रीन एल्गी की पेक्टिन से, इसकी आउटर लेयर बनी होती है एल्जीन से, और इसकी आउटर लेयर बनी होती है पॉलीसल्फेट ईस्टर एंड काराजीन से, ठीक है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। देन बात करें अगर फ्लैजेला की, तो फ्लैजेला इनके अंदर मतलब ग्रीन एल्गी के अंदर फ्लैजेला एपिकल होते हैं एंड इक्वल होते हैं, एपिकल एंड इक्वल। यानी कैसे, मान लो यहां पर आपका गैमीट होगा, जूस्पोर होगा, ठीक है। इसके ऊपर फ्लैजेला देखो इस तरीके से आएगा, एपिकल पे, ये एपिकल यानी टॉप, एंड इनका साइज दोनों सेम ही रहने वाला है। फ्लैजेला के नंबर की बात करो तो नंबर में ये आपको 2 से 8 देखने को मिलेंगे फ्लैजेला, एंड इनके अंदर गैमीट की फॉर्मेशन होती है, साथ साथ इनके अंदर जूस्पोर बनता है। वही बात करें अगर आपके थियोफाइसी की, तो इसके अंदर फ्लैजेला होगा कितना नंबर में, 2 नंबर में होगा, एंड लेटरल होगा एंड अनइक्वल होगा। लेटरल और अनइक्वल कैसे, मानो यहां पर आपके पास अगेन क्या है, जूस्पोर है, क्लियर। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये एक फ्लैजेला है लेटरल साइड पे, लेटरल पे, और एक ये है छोटा। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का साइज डिफरेंस है, क्लियर। इनके अंदर गैमीट होता है और जूस्पोर पाया जाता है। अच्छा, शेप याद रखना, पियर शेप के होते हैं इसके अंदर गैमीट या पायरिफॉर्म, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। देन अगर बात करें रोडोफाइसी की, तो इसके अंदर फ्लैजेला एब्सेंट होता है, फ्लैजेला नहीं होता, याद रखना। देन गैमीट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, स्पोर जो होता है वो एप्लेनोस्पोर पाया जाता है, क्लियर। पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट आपको जनरली तीनों एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए तो मिलने ही वाला है, क्लियर। क्लोरोफिल ए तीनों में मिलेगा, तो ए। देन अगर बात करूं अदर फैक्टर की, अदर पिगमेंट की, तो यहां मिलेगा क्लोरोफिल बी, यहां मिलेगा क्लोरोफिल सी विद फ्यूकोजेंथिन, एंड यहां मिलेगा क्लोरोफिल डी विद आर फाइकोएरिथ्रिन। अब ये आर फाइकोएरिथ्रिन क्या करता है, ये आपके एल्गी को रेड कलर प्रोवाइड करवाता है, क्लियर है ना। और एक बात और बता देता हूं कि जो रेड एल्गी है, ये रेड एल्गी आपको डीप सी के अंदर, डीप ओशियन के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर ना। देन अगर बात करूं इसकी ब्राउन एल्गी की, तो ये फ्यूकोजेंथिन क्या करवाता है, ये ऑलिव ग्रीन से लेकर आपको ब्राउन एल्गी तक के कलर को प्रोवाइड करने में मदद करता है, ठीक है। और यही रीजन आप ये हो सकते हो कि ऑलिव ग्रीन से एल्गी का कलर कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन के अंदर, क्लियर। स्टोरेज बॉडी की बात करूं तो आपके जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनके अंदर स्टोरेज बॉडी पाई जाती है स्टार्च एंड ऑयल की, ठीक है। एंड वही बात करें अगर ब्राउन एल्गी की, तो उसमें पाया जाता है लेमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटोल, लेमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटोल। देन यहां बात करें तो फ्लोरिडियन स्टार्च, और कई बार सवाल ये पूछा गया है कि बताओ व्हाट इज फ्लोरिडियन स्टार्च, या ये किसके सिमिलर होता है, तो याद रखना जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है वो आपके एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है, ठीक है। ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर नीट और एज पर आपके एग्जाम, ठीक है, याद रखना। देन बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन आपके 3 टाइप के होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं वीडियो में ही, ठीक है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव तीनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे फ्रेगमेंटेशन। देन एसेक्सुअल की बात करूं तो जूस्पोर बनता है इसमें, जूस्पोर इसमें भी बनता है और जूस्पोर इसमें भी बनता है, बट यहां पर नॉन मोटाइल आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। एंड बात कर ले वही अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको 3 चीजें याद रखनी है, आइसोगैमस पहले बताया था, एनाइसोगैमस और ओगैमस। अगर आइसोगैमस की बात करूं तो आइसोगैमस में आपको मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों देखने को मिल सकता है, ठीक है। मोटाइल का एग्जांपल है आपका यूलोथ्रिक्स एंड नॉन मोटाइल का है स्पायरोगायरा। फिर वही बात करो एनाइसोगैमस की, तो इसके अंदर आपको एग्जांपल मिलेगा आपका यूडोरिना। यूडोरिना एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में 2 साल पहले ही ऐड करा गया था।
देन oogamous की बात करूं तो ये आपका एग्जांपल है वॉलवॉक्स, और ये तीनों जो मैंने एग्जांपल दिखाए हैं ये आपके ग्रीन एल्गी के लिए हैं, ठीक है, ये ग्रीन एल्गी के लिए है। वही बात करें अगर अपन ब्राउन एल्गी के लिए तो आपको मिलता है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous, ये तीनों रिप्रोडक्शन यहाँ पे भी देखने को मिलती है। लेकिन वही बात करें अगर रेड एल्गी की तो रेड एल्गी के अंदर ओनली एंड ओनली आपको oogamous ही देखने को मिलती है, यानी oogamous देखने को मिलता है। क्लियर है? एंड ये देखो यहाँ पर आपका लिखा पड़ा है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ एल्गी, ठीक है। अब फटाफट से देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी के बारे में। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो एल्गी होते हैं वो सपोर्ट करते हैं एक्वेटिक लाइफ को बाय प्रोड्यूसिंग फूड एंड ऑक्सीजन, जिसमें से आपको याद रखना है कि ये कहीं ना कहीं 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं, है ना, और उसी के साथ साथ ये ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करते हैं। एंड बात कर लेते हैं, देयर आर 70 स्पीसीज अलोंग विद सार्गेसम, लैमिनेरिया, पोरफायरा दैट यूज इट एज फूड, ठीक है। यानी आपके पास मराइन एल्गी के बहुत सारे एग्जांपल हैं इंक्लूडिंग सार्गेसम, लैमिनेरिया, पोरफायरा, ठीक है। और ऐसे ही आपके 70 स्पीसीज है जिसको एज अ फूड यूज करा जाता है, कंज्यूम किया जाता है ना। वही बात करें कि आपके ब्राउन एल्गी जिसके अंदर से आपका निकलता है एल्जिन, एंड रेड एल्गी जिसके अंदर से निकलता है काराजिन। ये क्या है? ये जो एल्जिन और काराजिन है ये हाइड्रोक्लोराइड होते हैं। क्या होते हैं? ये हाइड्रोकोलॉइड होते हैं। हाइड्रोकोलॉइड का मतलब होता है कि इनके पास वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, यानी ये पानी को होल्ड कर सकते हैं। देन बात कर लेते हैं रेड एल्गी के अंदर से। तो रेड एल्गी का एग्जांपल आपको पता है जेलिडियम होता है, ग्रेसिलेरिया होता है। अब ये क्या करते हैं? ये अगर सॉल्यूशन निकालते हैं, और ये अगर सॉल्यूशन यूज किया जाता है एज अ टू मेक जेली एंड आइसक्रीम। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गए किसके? एल्गी के। तो चलिए बात कर लेते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। सबसे पहले ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा गया है, ठीक है। एम्फीबियन कहा गया है किसको? ब्रायोफाइट को। अब ऐसा क्यों कहा गया है? देखो एम्फीबियन का मतलब मैं आपको बता देता हूं। एम्फीबियन का मतलब होता है डुअल लाइफ, यानी कि वो टेरेस्ट्रियल पे भी जिंदा रहेगा, पानी में भी जिंदा रहेगा, ठीक है। तो यहीं पर आपका लिखा है रीजन कि इसे प्लांट किंगडम का एम्फीबियन क्यों कहा गया है, क्योंकि इनको वाटर की जरूरत होती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं आपके ब्रायोफाइट को पानी चाहिए। इसीलिए ये कहाँ मिलता है? ये पानी से ज्यादा दूर देखने को भी नहीं मिलेगा, मतलब आपको पानी के आसपास जहां पानी मिलेगा वहीं आपको ब्रायोफाइट मिलेंगे, ठीक है। फाउंड एट शेडी प्लेसेस, मॉइस्ट प्लेसेस एंड वार्म एरिया, ठीक है। तो इन सारी जगहों पे आपको ब्रायोफाइट देखने को मिलता है। देन अगर बात करें मेन प्लांट बॉडी की, अब मेन प्लांट बॉडी यानी डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है? तो ब्रायोफाइट के अंदर वो होते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट इस केस में मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है और इंडिपेंडेंट है, यानी किसी भी टाइप से वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। देन बात कर लेते हैं थैलस की। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो थैलस होती है, थैलॉइड यानी बॉडी, उनके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, बट एक्चुअल में ट्रू रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट होते हैं। क्लियर? वही बात कर लेते हैं अब स्पोरोफाइट की। तो स्पोरोफाइट जो आपको देखने को मिलेंगे ब्रायोफाइट के अंदर, वो मल्टीसेलुलर होते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, नॉन ग्रीन भी हो सकते हैं, एंड डिवाइड इनटू फुट, सेटा एंड कैप्सूल। जो आपके स्पोरोफाइट हैं वो फुट में, सेटा में एंड किसमें? आपका एक कैप्सूल के अंदर वो डिवाइड हो जाते हैं। देन बात कर लेते हैं कि ये जो होते हैं आपके ब्रायोफाइट्स, ये आपके इनके अंदर वस्कुलर बंडल्स या वस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, यानी जाइलम फ्लोएम की बात कर रहा हूं मैं। देन रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? ये वेजिटेटिव और सेक्सुअल। ये सेक्सुअल प्योरली इनके अंदर पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव में ये बाय बडिंग इन प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, यानी मॉस के अंदर प्रोटोनिमा की बडिंग होती है। क्लियर? देन फ्रेगमेंटेशन होता है। एंड बात कर लेते हैं जेमा कप, ठीक है। जेमा कप, गैमा कप, आपकी मर्जी, आप जो बोलना चाहो, लीवर बर्ड्स के अंदर वो देखने को मिलता है। क्लियर है? एंड बात कर लेते हैं वहीं पर सेक्सुअल की। तो याद रखो मैंने पहले बताया था, कभी भी अगर सेक्सुअल की बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, समझ लेना वो लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। अब लाइफ साइकिल में देखो, ये बाय oogamous करते हैं। मेल जो मतलब फीमेल जो होगी वो नॉन मोटाइल होगी और मेल मोटाइल होगा, ठीक है। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं। एक को कहते हैं अपन एंथ्रीडियम, दूसरे को हम कहते हैं आर्किगोनिया। एंथ्रीडियम जो होता है वो होता है मेल सेक्स ऑर्गन, और आर्किगोनिया जो होता है वो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। शेप की बात कर लें तो ये आपका क्लब या राउंड शेप का होता है आपका
मेल सेक्स ऑर्गन। वही अगर बात कर लें आर्किगोनियम की तो फ्लास्क शेप का देखने को मिलता है आपको। एंथ्रीडियम के अंदर से निकलता है मेल गैमिट जो होता है आपका एंथ्रेजोइड। अब ये एंथ्रेजोइड वाटर के थ्रू, पानी के थ्रू क्या करता है, ट्रांसफर होता है फीमेल गैमिट के पास, यानी फीमेल के फ्लास्क शेप के पार्ट में यानी सेक्स ऑर्गन के अंदर, वहां उसको मिलता है फीमेल गैमिट। देन देखो मेल एंड फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज होंगे, सिनगैमी होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा जिसकी वजह से बनेगा जाइगोट। जाइगोट के अंदर आपको माइटोसिस देखने को मिलता है एंड आपको तब मिल जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो 2n होता है, आपको पता है जाइगोट भी 2n का होता है, और आपके ये जो गैमिट होते हैं वो सारे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो आगे जाकर और फर्दर डिफरेंशिएशन करके आपका बनाएगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मैंने अभी आपको बताया कि स्पोरोफाइट 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फुट, सेटा, कैप्सूल। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट में 3 चीजें बनेगी, फुट, सेटा, कैप्सूल। अब कैप्सूल आगे जाएगा, कैप्सूल आगे जाके क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा, एंड वही स्पोर जर्मिनेशन करने के बाद आपको फिर से क्या दे देंगे, गैमेटोफाइट। और यही साइकिल आपकी बार बार चलती रहेगी, ठीक है ना। फिर गैमेटोफाइट से आपके सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, फिर वही चीजें रिपीट होती रहेंगी। क्लियर है बच्चों। तो ये था आपका ब्रायोफाइट के बारे में। अब ब्रायोफाइट 2 टाइप के होते हैं, लीवर बर्ड्स होते हैं और मॉस के होते हैं। इनके बारे में अपन फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं एंड फिर आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन लीवर बर्ड्स एंड मॉस। जैसे कि बताया था ब्रायोफाइट में 2 ही एग्जांपल है, मतलब 2 टाइप है। देख लो, सबसे पहले लीवर बर्ड्स की बात करूं तो लीवर बर्ड्स के अंदर आपको एक मेल पार्ट दिखेगा, एक फीमेल पार्ट दिखता है। तो मेल पार्ट को आप जनरली क्या कहते हो, एंथ्रीडियम कहते हो, ठीक है। ये वही पार्ट है जो अभी मैंने आपको लाइफ साइकिल बताई थी ना कि एंथ्रीडियम होता है, ठीक है। एंथ्रीडियम के अंदर से निकलता है आपका एंथ्रेजोइड, फिर वो जाता है फीमेल पार्ट के अंदर जो कि आपका फीमेल पार्ट होता है आर्किगोनियम, ठीक है। आर्किगोनियम आपका फ्लास्क शेप का होता है, फिर लाइफ साइकिल चलती है आपकी, वो तो आपने देख लिया। यहाँ पर डायग्राम याद रखना, ये आपका मार्केंशिया, ये मार्केंशिया है, एंड मार्केंशिया का यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहे हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर जो कि है राइजोइड, ठीक है। और यहाँ देखने को मिल रहा है आपको गैमा कप, जैमा कप या गैमा कप। इसी के अंदर आपके क्या होते हैं, जैमा बर्ड होते हैं जो क्या करते हैं आपके आगे जाके एसेक्सुअल यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, ठीक है ना। देन ये जो होते हैं आपके मार्केंशिया, ये आपके डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी थैलस जो है, थैलस वो चपटा सा होता है दोनों तरफ से, ऊपर से भी नीचे तरफ से भी, ठीक है। राइजोइड यूनिसेलुलर होते हैं, याद रखना। गैमा बर्ड जो होते हैं, गैमा बर्ड ये पाए जाते हैं गैमा कप के अंदर, इसका एग्जांपल मार्केंशिया है, भूलना मत। देन बात करते हैं मॉसिस की। तो मॉसिस के अंदर मैंने बताया था आपको कि स्पोरोफाइट 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फुट, सेटा एंड आपका कैप्सूल के अंदर, ठीक है। तो ये रहा आपका सेटा, ये रहा कैप्सूल, और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये फुट में कंसीडर होता है। उसके ऊपर देखोगे, देखो ये स्पोरोफाइट है, ये आपका गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट कैसा होता है, लीफी स्टेज शो करता है। देन इसमें गैमेटोफाइट 2 टाइप के होते हैं, मतलब आपके जो मॉसिस है इसमें 2 टाइप के गैमेटोफाइट देखने को मिलते हैं। एक होता है प्रोटोनिमा, फर्स्ट प्रोटोनिमा, देन आपका आता है लीफी गैमेटोफाइट जिसको अपन सेकंड प्रोटोनिमा भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है प्रोटोनिमा, ये ग्रीन फिलामेंटस लीफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ग्रीन फिलामेंटस लीफ स्ट्रक्चर कहते हैं इसे। देन बात करते हैं लीफ गैमेटोफाइट की। तो ये इरेक्ट स्ट्रक्चर विद रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड फ्रॉम बर्ड। ये क्या होता है कि ये आपके ना सेकेंडरी जो आपका प्रोटोनिमा है, डायरेक्टली ये कहां से एक टाइप का है ना इरेक्ट स्ट्रक्चर होता है जो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल याद रखना, मॉस के पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम और फ्यूनेरिया। लीवर बर्ड्स में और मॉस के बीच में इतना ही डिफरेंस होता है, डायग्राम बना देना और आपको ये डिफरेंस याद होने चाहिए। बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो जो आपके ब्रायोफाइट हैं ये क्या करते हैं, ये आपके प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कैसे करते हैं, क्योंकि ये ना मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन नहीं हो पाता। देन स्फैग्नम हेल्प इन स्फैग्नम हेल्प्स इन ट्रांसशिपमेंट, यानी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए शिपमेंट के तौर पर फ्यूल के रूप में आपके स्फैग्नम यूज होते हैं, है ना, और इनको लिविंग फ्यूल भी कहा जाता है। देन बात कर लेते हैं जो आपका स्फैग्नम है, ये स्फैग्नम आगे जाकर पिट के रूप में, यानी कोल जो आपने सुना होगा उसके रूप में यूज होता है, ठीक है। और इसी को अपन एज अ फ्यूल यूज करते हैं। क्लियर बच्चों, यहां पर आपका ब्रायोफाइट खत्म। एंड देन अपन बात कर लेते हैं अब टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट की सबसे पहले बात बताता हूं, टेरिडोफाइट पहला ऐसा प्लांट है, पहला ऐसा ग्रुप है प्लांट का जो कि लैंड पर आया था। तो फर्स्ट लैंड प्लांट है ये, ठीक है, याद रखना। आपसे पूछ सकते हैं पहले ऐसे प्लांट के ग्रुप बताओ जो पहली बार लैंड पर आए थे, तो वो टेरिडोफाइट है। देन ये फर्स्ट
ट्रैकियोफाइट्स होते हैं। ट्रैकियोफाइट्स मतलब किसके अंदर आपको वस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, यानी जाइलम फ्लोएम इनके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। आप देखोगे तो जो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट से आपको ट्रू रूट, लीफ, स्टेम देखने को मिले थे। देन इनका ये कहां पाए जाएंगे? शेडी प्लेस में मिलते हैं, डंप प्लेस में मिलते हैं और कूल एरिया के अंदर मिलते हैं, क्योंकि भाई देखो इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा दूर तक नहीं है। मतलब ये है ना, ऐसा नहीं कि आपको बहुत दूर दूर तक पानी से दूर जाके मिलेंगे। इनका भी आ तो गए थे लैंड पर, लेकिन फिर भी इनको पानी की रिक्वायरमेंट थी, किस लिए? ताकि इनकी फर्टिलाइजेशन हो सके। देखो लिखा है लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, रीजन क्या है? वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। ट्रैकियोफाइट की मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है आपकी स्पोरोफाइट, है ना। और स्पोरोफाइट आपका मल्टीसेलुलर होता है, यानी 2n। देन वो फोटोसिंथेटिक होता है एंड इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं तो गैमेटोफाइट की, तो गैमेटोफाइट आपका मल्टीसेलुलर होता है, यूजुअली फोटोसिंथेटिक होता है और इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? टाइप्स ऑफ लीव्स की बात करें तो दो टाइप की लीफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक मिलने वाली आपको माइक्रोफाइल और एक मिलने वाली आपको मैक्रोफाइल। माइक्रोफाइल यानी छोटी पत्ती होती है, छोटी पत्तियां होती हैं, जो कि स्लेजिनेला में देखने को मिलता है। और मैक्रोफाइल आपको फर्न टाइप के टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है। क्लियर? अब यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है। मान लो ये आपका डायग्राम है, इसके नीचे आपको रूट्स देखने को मिल रही है, ट्रू रूट्स, राइजोबियम बोल सकते हो आपने, ठीक है। अब देखो ये आपका नॉर्मल एक टेरिडोफाइट है, इसके ऊपर आपको लीफ देखने को मिल रही है जो कि मैक्रोफिल की, ठीक है, बड़ी लीफ है। अब क्या होता है, कुछ लीफ जो है ना, कुछ ऐसी लीफ होती हैं जिन जो है ना अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं और उनके अंदर क्या बनता है? स्पोरेंजिया बन रहा होता है। स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया कुछ और नहीं, ये वो है जहां पर स्पोर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहां पर स्पोर फॉर्मेशन होती है बाय मियोसिस, ठीक है बच्चों। मियोसिस के थ्रू स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होती है। अब जो भी लीफ स्पोरेंजिया को या स्पोरेंजियम को कंटेन करती है, ठीक है, जिनके अंदर स्पोरेंजिया पाया जाता है, उन लीफ को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं, याद रखना। क्लियर? याद रखो, लिखा भी है, लीव्स बियर स्पोरेंजियम नोन एज स्पोरोफिल्स, ठीक है, या स्पोरोफाइल्स, याद रखना। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखा रखा है आपको। इक्विसेटम या स्लेजिनेला के अंदर आपको क्या मिलता है देखने को? कॉन या स्ट्रोबिला देखने को मिलता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो वहां पे लाइन में मिल जाएगा कि स्लेजिनेला और इक्विसेटम के अंदर आपको कॉन या स्ट्रोबिलाई का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसलिए आपके लिए यहाँ पे डायग्राम बना के लिया मैं। याद रखना नीट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है एंड आपके सीबीएसई के एग्जाम के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेरिडोफाइट के अदर फैक्टर्स के बारे में, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो देखो बच्चों, अब क्या होता है कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया स्पोरोफाइट मेन डोमिनेटिंग स्टेज है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट्स आगे स्पोरोफिल बनाएंगे, ठीक है। आपको बताया मैंने स्पोरोफाइट के अंदर ही कुछ लीफ होती हैं जो स्पोरेंजिया रखते हैं, तो वो स्पोरोफिल कहलाते हैं। उसी स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम से आगे क्या है? ये स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल है। ये स्पोर मदर सेल आगे जाके स्पोर बनाती है एंड इसी तरीके से फिर गैमेटोफाइट बन जाता है और गैमेटोफाइट फिर अगेन कन्वर्ट होगा स्पोरोफाइट में। ये एक टाइप की नॉर्मल साइकिल दिखाई है आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जैसे कि स्पोरोफाइट है, मैंने आपको बताया था दो टाइप की लीफ होती है ना, एक होती है माइक्रोफिल और एक होती है मेगाफिल, ठीक है, माइक्रोफिल और मेगाफिल। तो देखो स्पोरोफाइट था, उसके बाद स्ट्रोबिला या कॉन की बात कर रहे हैं। अब ये दो टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। देखो जैसे कि दो टाइप की लीफ है ना, तो अलग अलग कौन होगा अलग अलग लीफ के अंदर, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर अलग, मेगास्पोरोफिल अलग लीफ वाले, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरोफिल जो है उसके अंदर जो आपको मिलने वाला है स्पोरेंजिया, वो मिलेगा कैसा? माइक्रोस्पोरेंजिया। उसके अंदर आपको कैसा मिलेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगा। जैसे कि माइक्रोस्पोरोफिल तो स्पोरेंजिया भी माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ध्यान बात कर लेते हैं, उसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर से क्या मिलेगा आपको? मिलने वाला है उस माइक्रोस्पोरेंजिया। वो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? एक टाइप का माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, एमएमसी है। अब उसी एमएमसी के अंदर जैसे कि मैंने बताया था, ये क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया, ये 2n होता है। माइक्रोस्पोरोफिल भी 2n होता है, मेगास्पोरोफिल भी 2n होता है, ये भी आपका 2n होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये आगे जाके क्या बना रखा है? एमएमसी। एमएमसी भी आपका 2n होता है, ये भी आपका 2n है। अब होगा क्या? यहां पर होगा मियोसिस। अब 2n से बन जाएगा आपका माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर होता है आपका n। अभी माइक्रोस्पोर यहां बना। सिमिलरली आपका मेगास्पोर मदर सेल था,
मेगा स्पोर मतलब सर इसके अंदर भी आपका मियोसिस हुआ और क्या बनेगा, आपको मेगा स्पोर बन के मिलेगा। तो ये भी आपका एन है, हैप्लॉइड है। देन होगा क्या, ये वाला जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेल गैमेटोफाइट में, जो भाई माइक्रो माइक्रो यानी छोटा छोटा, आप जानते ही हो कि मेल को हमेशा कंसिडर क्या करा जाता है, छोटा, है ना। बायो के टर्म में बोल रहा हूँ, ऐसे अदर फैक्टर मत लेना, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया था ओगोनियम के अंदर क्या बताया था मैंने, मेल स्मॉल साइज के होते हैं और मोटाइल होते हैं, फीमेल लार्ज साइज की होती है और नॉन मोटाइल होती है। तो यहाँ भी देखो जो माइक्रो वर्ड यूज करा गया है यानी मेल के लिए यूज करा गया है, और मेगा वर्ड यूज करा गया है फीमेल के लिए। तो ये आगे जाके बन गया मेल गैमेटोफाइट, और ये जो आगे जाके बनेगा मेगा स्पोर, ये आगे जाके बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको आई होप समझ में आया हो। देन बात कर लेते हैं कि आपके टू टाइप के टेरिडोफाइट होते हैं, एक कहलाता है आपका होमोस्पोरस, दूसरा कहलाता है हेटेरोस्पोरस। ठीक है, होमोस्पोरस की बात करूं तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये ना सेम टाइप के स्पोर बनाते हैं। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, स्पोरेंजिया, एक स्पोरेंजिया है जो कि 2n है, इसके अंदर जो स्पोर होंगे वो n होंगे, और जितने भी स्पोर बनेंगे भाई वो सब के सब सेम साइज सेम शेप के होंगे। ठीक है, यहाँ लिखा पड़ा है फॉर्म सिंगल टाइप ऑफ स्पोर। एग्जाम्पल, जो मोस्टली टेरिडोफाइट होते हैं, मोस्टली टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस। ठीक है, और कुछ मतलब मोस्टली को हटा दे तो कुछ ही बचेंगे, वो होते हैं आपके हेटेरोस्पोरस। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडिएंटम, ये सारे के सारे आपके होमोस्पोरस होते हैं। वही बात करेगा हेटेरोस्पोरस की, तो ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर लाइक माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो हेटेरोस्पोर में आपको दो टाइप के स्पोर देखने को मिलते हैं, माइक्रो मिल सकता है और मेगा मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये आपके पास स्मॉल स्पोर, तो ये क्या है, स्मॉल स्पोरेंजिया के अंदर स्मॉल स्पोर निकलेगा। देन ये आपका लार्ज स्पोरेंजिया, तो इसके अंदर क्या निकलेगा, लार्ज स्पोर निकलेगा। तो जो लार्ज होगा वो फीमेल होगी, और जो स्मॉल होगा वो मेल होगा। इसका एग्जांपल की बात करूं तो स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, याद रखना स्लेजिनेला और साल्विनिया, आपको ये दिमाग में लेके जाना है पेपर में कि जो आपके हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल है वो आपके स्लेजिनेला और साल्विनिया है। एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए बता रहा हूं, ज्यादा इस पे फोकस कर रहा हूं। देन अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। तो टेरिडोफाइट को क्लासिफाई करा गया 4 ग्रुप के अंदर। कौन कौन से हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरिडोप्सिडा। ठीक है, ये 4 ग्रुप है जिसके अंदर आपको पढ़ना क्या, सिलोटम पहला, दूसरा लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला, 3 यहाँ पे हो गए एग्जांपल। उसके बाद इक्विसिटम चौथा एग्जांपल हो गया, फिर डायोप्टेरिस पांचवा, टेरिस छठा एंड एडिएंटम सातवां, अजोला 8 हो गए, और लास्ट है साल्विनिया। 9 एग्जांपल हो गए। ये टोटल आपको 9 एग्जांपल किसके, टेरिडोफाइट के याद होने चाहिए। ठीक है, आपके ये नीट में पेपर में पूछा जाता है, आपको एग्जांपल के बेस्ड सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको मैंने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि कहीं ना कहीं साइकिल की बात हो रही है, लाइफ साइकिल की बात हो रही है। क्या होता है, oogoनियम के थ्रू ही होगा भाई, oogoनियम ही मिलेगा, oogamy, जिसके अंदर आपको एंथ्रीडियम मिलने वाला है और आर्किगोनियम मिलने वाला है। एंथ्रीडियम से आपको मिलेगा मेल गैमिट और आर्किगोनियम से मिलेगा आपको फीमेल गैमिट। देन ये दोनों आपस में मिलेंगे, सिनगैमी होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से आगे जाके स्पोरोफाइट बन जाएगा। सिंपल लाइफ साइकिल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर आपसे ना एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा जाता है कि जो आपका टेरिडोफाइट होता है ना, टेरिडोफाइट इज कॉल्ड या नोन एज हेटेरोस्पोरी। ठीक है, ये ना आगे जाके सीड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऐसा क्यों है, तो देखो जब आप पढ़ते हो, जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे ना वहां, तो एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा कि वहां लिखा पड़ा है कि जो फर्स्ट टाइम फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है, यानी आपका ये जो प्लांट होता है हेटेरोस्पोरस, ये फीमेल गैमेटोफाइट को यूज करता है। ठीक है, और कुछ टाइम तक उसका बेनिफिट लेता है एंड एट द एंड उसको फिर बाहर निकाल देता है, मतलब उसको छोड़ देता है, और यहीं से शुरुआत हो जाती है जिम्नोस्पर्म की, या बोलूं तो सीड फॉर्मेशन की शुरुआत हेटेरोस्पोरस से ही होती है, और यही रीजन है कि हम इसको हेटेरोस्पोरी भी कहते हैं। क्लियर? तो ये था अपना टेरिडोफाइट। अब बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म की एंड एंजियोस्पर्म की। चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म की कुछ खासियत सामने लिखी है, देन फिर अपन इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे, और फिर फटाफट से एंजियोस्पर्म करेंगे, है ना। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड वाले प्लांट है, यानी इनके अंदर जो सीड होती है उनके पास किसी भी टाइप की कवरिंग नहीं होती। ओके, विदाउट ओवरी, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर जगह नहीं मिलता है देखने को। और श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, मतलब आप अगर देखोगे ना तो जिम्नोस्पर्म में बहुत बड़े बड़े आपको
ट्रीज देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे श्रब, हर्ब्स तो होते ही नहीं है, या तो श्रब होंगे या तो लार्जर ट्रीज होंगे, और सबसे बड़ा प्लांट भी, जो सबसे बड़ा पौधा मतलब ट्री अर्थ पर है, सिकोआ, इसी का एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, बात करते हैं रूट की, बात कर लेते हैं। तो रूट है ना, आपको रूट, लीफ और स्टेम के बारे में आपको फीचर पता होना चाहिए। देखो रूट जो जिम्नोस्पर्म की होती है वो मेन तो टैप रूट होती है, मेन रूट होती है टैप रूट, बट उसके अलावा भी अदर रूट्स होती हैं, जैसे कि आपका माइकोरहिजल रूट इन पाइनस एंड कोरोलॉइड रूट इन साइकस। ठीक है, ये दो टाइप की रूट्स अदर भी होते हैं। अब देखो जो आपका माइकोरहिजल रूट है ये क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ रूट ऑफ हायर प्लांट्स विद फंजाई फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। यानी क्या है, यहाँ पर आपको पता है, देखो माइकोरहिजल तो आप जानते ही हो, एक टाइप का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, किसके बीच, फंजाई और हायर प्लांट के रूट के साथ। ठीक है, किसके लिए, किस चीज के लिए, वाटर और मिनरल्स का न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, ये आपका कोरोलॉइड रूट क्या होती है। देखो ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ऑफ रूट विद द साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ रूट क्या करती है, एक टाइप का एसोसिएशन, एक रिश्ता बना लेती है, ताकि उसके अंदर वो साइनोबैक्टीरिया क्या कर सके, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सके। ठीक है, यहाँ पे लिखा पड़ा है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। देन बात करते हैं स्टेम। तो स्टेम देखो, ब्रांच स्टेम होती है किसके अंदर, पाइनस के अंदर, और अनब्रांच होती है साइकस के अंदर। क्लियर है। सिमिलरली लीफ की बात करूं तो सिंपल लीफ पाई जाती है पाइनस में, और पाइनेटली कंपाउंड लीफ मिलती है किसके अंदर, साइकस के अंदर। तो ऐसे आप डिफरेंस याद कर सकते हो, पाइनस साइकस के बीच में ऐसे टेबल बनाना। पाइनस की बात करूं तो पाइनस में अगर रूट की बात कर लेंगे तो पाइनस में आपको मिलेगा क्या, माइकोरहिजल रूट। वही बात करेंगे अगर स्टेम की तो आपको ब्रांच स्टेम मिलेगी पाइनस के अंदर। वही बात करेंगे लीफ की तो आपको सिंपल लीफ मिलने वाली है पाइनस के अंदर। सिमिलर अगर आपको मान लो साइकस के अंदर बताना है तो साइकस के अंदर आपको मिलती है कोरोलॉइड रूट्स, है ना। देन अगर बात करें स्टेम की तो स्टेम कैसे मिलता है उसके अंदर, अनब्रांच। और बात करेगा लीफ की तो मिलती है पाइनेटली कंपाउंड लीफ। इस तरीके से आप पाइनस साइकस के बीच में डिफरेंस बनाकर आराम से 3 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भैया ये लाइफ साइकिल कैसी होती है एक जिम्नोस्पर्म की। सिंपल है, देखो आपको बता देता हूं कि जिम्नोस्पर्म में भी जो मेन डोमिनेटिंग स्टेज होती है वो होती है आपकी स्पोरोफाइट, है ना। और देखो यहाँ लिखा पड़ा है मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, और गैमेटोफाइट जो है डिपेंड कर रहा होता है स्पोरोफाइट के ऊपर। यहां से अब जो है ना आपका गैमेटोफाइट डिपेंड करता रहेगा किसके ऊपर, स्पोरोफाइट पे। स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट मोनोसियस होते हैं। ठीक है, मोनोसियस यानी मेल फीमेल दोनों मिलेगा इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे मेल कौन होता है, कौन याद है ना, स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई के अंदर आपको पता है कि आपको माइक्रोस्पोरेंजियम भी मिल सकता है, मेगास्पोरेंजियम भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। मेल के लिए अलग कौन है, फीमेल के लिए अलग है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक में आएगा। जब मैंने बोल दिया ना मोनोसियस है, तो मोनोसियस मतलब कि मेल के लिए एक अलग कौन होगा पूरी तरीके से, फीमेल के लिए एक अलग कौन होगा, है ना। देखो यहाँ पे आपका मेल कौन है, मेल कौन आपका आगे जाके माइक्रोस्पोरोफिल, जानते ही हो माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल देखो आगे क्या बनाएगा, ये माइक्रोस्पोरोफिल है, इसमें से आपका माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया ही आगे जाकर फर्दर डिवीजन करके माइक्रोस्पोर देगा। ये देखो माइक्रोस्पोर है। अभी माइक्रोस्पोर आपका माइक्रोस्पोर क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, ठीक है, 2n होता है। ये आगे जाके मियोसिस करेगा, और मियोसिस करने के बाद आपको माइक्रोस्पोर प्रोवाइड करेगा। ठीक है भाई, देखो ये माइक्रोस्पोर है। वैसे आप ये डायरेक्ट है ना यहाँ पे माइक्रोस्पोर लिख रखा मैंने, बट यहाँ पे याद रखना ये आपका टेट्रा माइक्रोस्पोर है। टेट्रा यानी 4 माइक्रोस्पोर बनाता है, ठीक है, जो कि आपको जिसे आप पोलन ग्रेन भी बोल सकते हो। और ये पोलन ग्रेन कुछ और नहीं, ये आपके मेल गैमेटोफाइट होते हैं। क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेट नहीं होते हैं, मेल गैमेटोफाइट होते हैं। और मतलब गैमेटोफाइट का मतलब है कि इसी के अंदर आपको मेल गैमेट मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मेगास्पोर, ये फीमेल कौन है, फीमेल कौन के पास होगा, मेगास्पोर, मेगास्पोरोफिल, और इसी मेगास्पोरोफिल के पास होगा मेगास्पोर यानी ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल जो इसके होते हैं वो इंटेग्यूमेटेड होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स होते हैं देखो इसके आसपास इंटेग्यूमेंट, और इनके अंदर डिवीजन होती है तो कुछ स्पेशल टाइप की सेल मिलती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। ये आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, न्यूक्लियस होता क्या है। देन इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, डिवीजन होती है। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक न्यूक्लियस आगे जाके एक्ट करता है मेगास्पोर मदर सेल की तरह। ठीक है, एंड वो उसी के अंदर आपका मियोसिस होता है, तो आपको 4 मेगास्पोर मिलते हैं। सिमिलर जैसे यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर मिले थे ना, वैसे आपको यहाँ पे 4 मेगास्पोर मिलते हैं। लेकिन जिनमें से होता क्या है, देखो अगर देखोगे ना तो कुछ ऐसा दिखता है। ये आपका इंटेग्यूमेंट वाला पार्ट था,
इसके अंदर आपके 4 मेगा स्पोर मिलते हैं, ऊपर के 3 मान लो डीजेनरेट कर जाते हैं, किसी काम के नहीं होते, लेकिन एक नीचे वाला है ना, एक फंक्शनल होता है, देखो लिखा हुआ है एक फंक्शनल होता है, और वही एक फंक्शनल आगे जाके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, जो कि आपका फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। क्लियर है? अब वही फीमेल गैमेटोफाइट आगे जाके क्या बनाता है, आर्किगोनियम बनाता है। आर्किगोनियम यानी फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब जहां से आपके फीमेल गैमेट बनने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब अब देखो, अब क्या होगा, यहां पर आपका मेल गैमेटोफाइट बना था, ये मेल गैमेटोफाइट आएगा थ्रू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में विंड हो सकता है, ठीक है, हवा के थ्रू आ सकता है ये। अब मान लो ये पॉलिनेशन करता हुआ आ गया, और वैसे इंसेक्ट के थ्रू भी आ सकता है, कोई अदर बात नहीं है, ठीक है। यहां से आपका आ गया पोलन ग्रेन आ गया, इस आर्किगोनियम के साथ मिलेगा। अब भाई देखो, इसके अंदर मेल गैमेट है, इसके अंदर फीमेल गैमेट है, मेल फीमेल मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा एंड जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बना तो जाइगोट के अंदर फर्दर आगे जाके डिवीजन होगी, माइटोसिस होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो के अंदर आप देखोगे तो सीड बनेगा, और सीड आगे जर्मिनेशन करके अगेन आपको स्पोरोफाइट दे देगी, और ये पूरा का पूरा आपका लाइफ साइकिल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है। ये लाइफ साइकिल अगर आप कर लेते हो, अगर पेपर में आता है कि एक्सप्लेन करो आपका जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल, तो आप ये साइकिल इजीली बना के आ सकते हो। आपको कहीं नहीं तो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स अगर पेपर में आएगा तो आपको मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे। एंड नीट पर्सपेक्टिव से तो ये पूरी वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसके नोट्स बनाना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फटाफट से एंजियोस्पर्म की, और इस चैप्टर को बाय बाय टाटा बाय बाय करते हैं। चलिए बच्चों, फटाफट से बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। और मैं आपको पहले बताया था, एंजियोस्पर्म आप 12th में जाके पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हो, तो यहां पर हम ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, बस मेन पॉइंट देखेंगे। ठीक है, अब देखो एंजियोस्पर्म क्या है। एंजियोस्पर्म जो है मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है इस प्लांट किंगडम का। ठीक है, सबसे ज्यादा डाइवर्स, इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप को आपको प्लांट मिलेंगे, बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। क्लियर? लेकिन आपको क्या याद क्या करना है, वो याद रखना है जो सबसे टॉलेस्ट प्लांट है इस ग्रुप का, वो है आपका यूकैलिप्टस। ठीक है, और सबसे छोटा जो प्लांट है इस ग्रुप का, वो है आपका वुल्फिया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे, मतलब जो अर्थ में सबसे लंबा प्लांट है वो ये है यूकैलिप्टस, नहीं। सबसे लंबा जो ट्री है वो जिम्नोस्पर्म का है, जिसे अपन रेड ट्री कहते हैं, रेड वुड ट्री। उसका नाम मैंने आपको बता दिया, सिकोआ। ठीक है, वो याद रखना, और ये अलग है, ये इस ग्रुप के लिए। देन बात कर लेते हैं कि मेन प्लांट बॉडी की बात करूं तो भाई स्पोरोफाइट ही है, और गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं स्पोरोफाइट पे। देन अगर बात करूं जो एंजियोस्पर्म होते हैं, इसके अंदर आपको फ्रूट मिलते हैं, सीड मिलते हैं, ओव्यूल मिलता है, ओवरी मिलते हैं, और आपको क्या मिलेगा, फ्लावर देखने को मिलता है। ये सारी चीजें, मतलब ये पूरी तरीके से कंप्लीट प्लांट है। ओके, अब जो ये फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर यहाँ पर मेनली 4 होल्स होते हैं, और ये चीज आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, है ना। क्या क्या होते हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स और कोरोला जो है ये आपके कैसे हैं, ये एक्सेसरी हैं, एक्सेसरी पार्ट होते हैं, और जो ये वाले पार्ट है, ये 2, ये आपके असेंशियल होते हैं। ठीक है भाई, असेंशियल पार्ट बोल लो या रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल लो, आपकी इच्छा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपकी मर्जी, आप इसे असेंशियल पार्ट बोलो या रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलो। ठीक है, उसमें से भी इसकी बात करूं तो ये मेल पार्ट होता है एंड्रोशियम, और ये जो होता है ये आपका फीमेल पार्ट होता है। ठीक है भाई, ये मेल यानी ये ग्रुप होता है स्टेमन का ग्रुप, और ये आपका पिस्टिल यानी कार्पेल का ग्रुप होता है। देन बात करें डबल फर्टिलाइजेशन की, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ये आप सिंपल सी बात एक बात बताता हूं, जो पोलन ग्रेन होता है ना, पोलन ग्रेन, उसके अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। देखो लिखा है 2 मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन। एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, है ना। तो 1 मेल गैमेट फ्यूज्ड विद एग सेल, जिसे सिनगैमी कहते हैं, और अनदर मेल गैमेट जो फ्यूज हो जाता है वो किसके साथ, पोलन न्यूक्लियस के साथ, इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। पेपर में आता है आपके 1 मार्क्स में, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आपके 1 मार्क्स में आएगा या 2 मार्क्स में आ जाएगा, तो याद रखना सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन जब होती है ना, तो उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डेफिनेशन मांगे तो ये लिख देना, और अगर आपको याद रखना तो इससे याद रख लेना। तो आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो है एम्ब्रियोसेक। ठीक है, एम्ब्रियोसेक जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो आपको ध्यान रखना है, ये कुछ और नहीं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये याद रख के जाना। देखो गिनवा देता हूं, एक 3 सेल यहाँ पर है, 3, एक यहाँ पे 4 सेल, और एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ये आपके होगा 7 सेल। और अगर न्यूक्लियस गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और 7 सेल देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है भाई,
याद रखना। देखो अब क्या क्या होता है एक एम्ब्रियो सैक के अंदर, मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर, पहला एंटीपोडल सेल होती है ऊपर की तरफ 3, एक बीच में बड़ी सी, ये देख रहे हो ये जो ये जा रही है ना आउटर लाइनिंग, ये कहलाती है आपकी सेंट्रल सेल, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है एम्ब्रियो सैक के अंदर। देन वही बात करते हैं, इसके अंदर एक होता है एग सेल, ये रहा एग सेल, दो होते हैं आपके सिनर्जिड, ये एग सेल और सिनर्जिड को मिलाकर बनता है आपका एग अपैरेटस। पूछ सकते हैं कि बताओ एग अपैरेटस किससे मिलकर बना होता है, तो याद रखना एग सेल और सिनर्जिड से मिलकर बना होता है। तो ये, और एक चीज और देख लो, यहाँ पर होता है आपका पोलर न्यूक्लियाई, क्लियर ना। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, देखो मैंने अभी आपको बताया था डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो याद रखना यहाँ पे देखो मैंने लिखा था कि एक गैमेट, मेल गैमेट फ्यूज होता है एग सेल के साथ, तो एग सेल ये रहा, यानी यहाँ से एक आपका मेल गैमेट फ्यूज होगा और दूसरा फ्यूज होता है वो देखो कहां लिखा था, विद पोलर न्यूक्लियाई, यानी ये पोलर न्यूक्लियाई है, यहां से आपका एक मतलब दूसरा मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, यानी 2n प्लस में एक और न्यूक्लियस आ जाएगा मेल वाला, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे। और 3n कुछ और नहीं, इसको आप एंडोस्पर्म भी बोल सकते हो, ठीक है, ये एंडोस्पर्म होता है। और आगे जाके आप 12th में ये पढ़ने वाले हो कि इसको हम कुछ और नहीं PEN यानी पैन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं, जो कि आगे जाके जब एम्ब्रियो बन रहा होता है ना, वहां पे नरिशमेंट और फूड प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है भाई। तो ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि मेक द डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक विद एक्यूरेट लेवल, ठीक है ना। तो ये करके जाना प्रैक्टिस। और रही बात नीट वाले बच्चों के लिए, तो भाई आपके लिए तो ये पूरा चैप्टर ही आपको मिलेगा, इसके ऊपर पूरा चैप्टर मिलेगा 12th के अंदर, चैप्टर नंबर 1। तो वो जब मैं 12th का बताऊंगा तो वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायग्राम और क्वेश्चन तो वहां पे मेंशन करवाई दूंगा। तब तक के लिए ये चैप्टर और इससे पहले वाले 2 चैप्टर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि आपको भी पता है 5 तारीख को एग्जाम है 11th का और 4 मई को एग्जाम है नीट का। तो तब तक के लिए मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, पढ़ते रहिए।